हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक जुनून। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 2 मनी इन बैंकिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं और सीबीएसई ने जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है 2021-22 का, वहाँ पर भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। इट्स यूनिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि बार्टर सिस्टम, मनी एंड मनी सप्लाई वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है एंड इन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की कि सेंट्रल बैंक क्या है। तो सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बैंक है। अपेक्स मत का मतलब होता है सबसे टॉप बैंक, यानी सबसे टॉप मोस्ट बॉडी, सुपीरियर बॉडी। अगर हम इंडिया में बात करें, बैंकिंग सिस्टम की बात करें, फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, पूरी मॉनेटरी सिस्टम की बात करें, तो वहाँ पे जो सबसे टॉप मोस्ट बॉडी, सबसे सुपीरियर बॉडी है, वो कौन सी बॉडी है? वो है आपका सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या करता है? ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, अच्छे से उनको सुपरवाइज करना, ये सब काम जो है वो सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, एंड सेंट्रल बैंक ही एक ऐसी एजेंसी है जो इंडिया में नोट्स को इशू करती है, यानी 1 रुपये से ज़्यादा के नोट को इशू करने वाली जो मेन एजेंसी है, सिर्फ और सिर्फ जो मेन एजेंसी है वो कौन है इंडिया में? सेंट्रल बैंक है। और सेंट्रल बैंक पूरे मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मनी सप्लाई कंट्रोल करने का मतलब है कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए या डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, CRR, SLR, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके सेंट्रल बैंक क्या करता है? हमारे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ताकि हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम जो है वो इफ़ेक्टिवली और स्टेबलाइज तरीके से वर्क करे। ठीक है, और अगर हम बात करें इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी RBI। ठीक है, और RBI कब आया था? RBI आया था आपका 1935 में। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे आज के टाइम पर? तो RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और RBI में अगर हम बात करें तो सबसे मेन होते हैं गवर्नर। तो RBI के जो करंट गवर्नर है, वो आपको याद रखने, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। RBI के करंट गवर्नर है शक्तिकांत दास। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, कि सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शंस करता है, सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करता है। तो सेंट्रल बैंक के ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जैसे बैंक ऑफ इशू, नोट इश्यूज़ करना, गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंक काम करना है, बैंकर्स बैंक काम करना, क्रेडिट को कंट्रोल करना, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हो गया, और फॉरेन एक्सचेंज पर नज़र रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। अब हम इन हर एक फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फंक्शन था आपका बैंक ऑफ इशू। सेंट्रल बैंक का मेन काम होता है नोट को इशू करना। 1 रुपये से ज़्यादा के नोट को इशू करता कौन है? सेंट्रल बैंक करता है। और उसी के पास एक्सक्लूसिव पावर है, उसी के पास 1 रुपये से ज़्यादा नोट इशू करने की मोनोपोली पावर है, और कोई इंडिया में नहीं कर सकता। ठीक है, एंड सेंट्रल बैंक जो नोट इशू करता है उसको बोला जाता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लीगल का मतलब जानते हैं, लीगल मनी है, हर कोई बाउंडेड एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि एक ऑर्डर, गवर्नमेंट की ऑर्डर अथॉरिटी पे ही इसको इशू किया जाता है। बट एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है अनलिमिटेड। तो जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं वो अनलिमिटेड के अंडर आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई भी पेमेंट करनी हो, कोई भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना हो, तो आप बिना किसी लिमिट के, कोई लिमिट नहीं है नोट को एक्सेप्ट करने की या नोट से पेमेंट करने की। मान लीजिए आपको किसी को 100 करोड़ की पेमेंट करनी है, तो 100 करोड़ की पेमेंट आप इन करेंसी नोट्स में ही करोगे, आप कॉइन्स में नहीं कर सकते हो। तो आपको याद रखना है कि RBI जो नोट इशू करता है वो कहलाता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप आगे पढ़ेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कॉइन्स इशू करता है वो कहलाता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो अगर आपको किसी को 100 करोड़ की पेमेंट करनी है, आप उसको सिक्के में थोड़ी ना पेमेंट कर पाओगे, एक लिमिट तक कर सकते हो, उसके ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है,
बट आरबीआई को इस अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी इशू करने के लिए उसको अपने पास मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि पूछा जाता है कि कौन से सिस्टम के थ्रू जो है आरबीआई करेंसी को इशू करता है, तो उसको बोला जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और इस सिस्टम के अंडर जो है आरबीआई को अपने पास 200 करोड़ रुपीस के रिजर्व रखने पड़ते हैं, जिनमें 115 करोड़ के गोल्ड होते हैं और 85 करोड़ की गवर्नमेंट को आरबीआई को जो है वो सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती है, तभी आरबीआई इन करेंसी नोट को इशू कर सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, आरबीआई जो है वो सारे करेंसी नोट को इशू कर सकता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। ठीक है, क्योंकि वो 1 रुपी नोट कौन इशू करता है और कॉइन कौन इशू करता है, वो करते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखिए, सेंट्रल बैंक का काम जो होता है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट के अकाउंट को मैनेज करना, ठीक है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को बेचना या पब्लिक से खरीदना, प्लस गवर्नमेंट को फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एडवाइस होती है, वहाँ पर भी कौन हेल्प करता है, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट को मैनेज करता है, उसके लिए एज अ बैंकर काम करता है, उनकी सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को खरीदता और बेचता है, तो एज एन एजेंट काम करता है। प्लस गवर्नमेंट को कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड अगर जानकारी लेनी होती है तो कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल बैंक वहाँ पे एज एन एडवाइज़र उनको एडवाइस देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, बैंकर्स बैंक। देखिए, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है तो आप एज अ कस्टमर और कमर्शियल बैंक के बीच में जो रिलेशन होता है, जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट जो है वो एसबीआई में है, तो आप एसबीआई अकाउंट में जाके अपना उस बैंक में जाके आप लोन भी ले सकते हैं और वहाँ पे अपनी सेविंग्स, अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जो रिलेशन एक कस्टमर और कमर्शियल बैंक का होता है, वही सेम रिलेशन जो है, उसी तरीके से जो रिलेशन है एक कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के साथ होता है। यानी कमर्शियल बैंक भी सेंट्रल बैंक से लोन ले सकता है और अपने पैसे को, जितना भी पैसा उसके बैंक में आया, उस पैसे को सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल बैंक जो, क्योंकि पूरे सारे बैंक्स को कंट्रोल करने की पावर इसके पास है, तो सेंट्रल बैंक जो है यहाँ पे सभी बैंकों को सुपरवाइज भी करेगा। ठीक है, मान लीजिए पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना है सेंट्रल बैंक ने, तो सेंट्रल बैंक यहाँ पे ये भी इंश्योर करता है कि जो सेंट्रल बैंक को अभी सिचुएशन को कंट्रोल करना है SCRR SLR के थ्रू, कमर्शियल बैंक उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करे। ठीक है, यानी वो इन कंप्लाइंसेस को, इन डायरेक्टिव्स को अच्छे से फॉलो करे, ये काम भी सेंट्रल बैंक का इंश्योर करने का होता है, ताकि मॉनेटरी सिस्टम जो है वो बहुत स्मूथली तरीके से रन कर सके। नेक्स्ट फंक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट को यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। ठीक है, यानी ना तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए। देखिए, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए, मनी सप्लाई का मतलब क्या है, वो पैसा जो पब्लिक के पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो अगर पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो पब्लिक ज़्यादा डिमांड करेगी, ज़्यादा डिमांड होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा, और इन्फ्लेशन होगा तो फिर किसको नुकसान है, कंज्यूमर्स को नुकसान है, क्योंकि कंज्यूमर्स की जेब से ज़्यादा पैसे जाने लगेंगे, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो मनी सप्लाई कम हो जाती है, मनी सप्लाई कम होने का मतलब क्या है, लोग खरीद ही नहीं रहे, डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो जब डिमांड ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर भी नहीं बना पाएगा, तो प्रोड्यूसर्स को नुकसान है। तो इकोनॉमी में ना तो इन्फ्लेशन हो ना ही डिफ्लेशन हो, इन्हीं को कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है अगर, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, मनी सप्लाई को क्या करेगा, यहाँ पर कम कर देगा, ताकि उनके पास पैसा कम हो, वो डिमांड कम करे, डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर डिफ्लेशन है, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, यहाँ पर मनी सप्लाई को बढ़ा देगा, ताकि मनी सप्लाई बढ़े तो लोगों के पास पैसा जाए, लोग खरीदे, डिमांड हो, प्राइस बढ़े, तो प्राइस बढ़ेगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट।
अगर कमर्शियल बैंक कभी भी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करता है और उसने हर जगह से हेल्प मांगी बट कमर्शियल बैंक को कहीं से भी कोई अगर हेल्प नहीं मिल पाती है, इन दैट केस कमर्शियल बैंक एट द एंड किसको अप्रोच कर सकता है? सेंट्रल बैंक को। और सेंट्रल बैंक उसको हेल्प ज़रूर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक भी चाहता है कि हमारा मॉनेटरी सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम जो है वो अच्छे से परफॉर्म करे, उसमें कोई सेटबैक्स ना हो, हमारा मनी मार्केट अच्छे से स्टेबलाइज हो। तो एट द एंड सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को हेल्प करेगा। उस केस में वो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कर देगा। बट लोन कैसे प्रोवाइड करेगा? उसके बदले कमर्शियल बैंक से क्या रखवाएगा? सिक्योरिटीज़ रखवाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मतलब होता है फॉरेन करेंसीज। हमारी इंडियन रुपी के अलावा जो भी करेंसी है हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। तो फॉरेन करेंसी को अपनी कस्टडी में रखना, यानी उस पर नज़र रखना, निगरानी रखने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। क्यों करता है? देखिए, हमारा एक हम इंडिया में कौन सा एक्सचेंज रेट फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग मीन्स कि हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करेगा। जैसे मान लिया आप देखते हैं कि आज 73 रुपीज़ पर डॉलर हो गया, कल 73.1 हो गया, 73.2 हो गया। तो एक सर्टेन लिमिट तक हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। बट अगर एक्सचेंज रेट हमारा बहुत ज़्यादा चेंज हो, 73 से मान लीजिए 85 पहुंच जाए, तो उस केस में सेंट्रल बैंक क्या करता है? उस एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करता है। और इस एक्सचेंज रेट को स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? इन फॉरेन करेंसी को बाय और सेल करता है, इन फॉरेन करेंसी को खरीदता और बेचता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है इकोनॉमी को रेगुलेट और कंट्रोल करने का। तो ये सारे हमने इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़े थे जो सेंट्रल बैंक जो है वो परफॉर्म करता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपसे पूछे हैं जो इस बार के लेटेस्ट सैम्पल पेपर में भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि इनमें से आरबीआई का फंक्शन कौन सा नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि कौन सा बैंक जो है वो जनरल पब्लिक के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, take care, and don't forget to like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.